हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्लस टू सेकेंड ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 9 यानी द मैजिक ऑफ टीम वर्क चैप्टर को पढ़ेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद द टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैजिक ऑफ टीम वर्क। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है डॉक्टर सैम पित्रोदा। डॉक्टर सैम पित्रोदा को इंडिया के कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1942 में तितलागढ़ ओडिशा में हुआ था। वर्तमान में वो इंडिया के नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही वर्ल्ड टेल लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ भी हैं, और सी सैम INC के फाउंडर और सीईओ भी हैं। इन्होंने 1992 में यूनाइटेड स्टेट के एडवाइज़र के रूप में भी काम किया है। और मैं बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम पित्रोदा के आर्टिकल से लिया गया है, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ टीम वर्क। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हम द टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो अगेन शुरू करते हैं। इंडिया में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, और ये सबसे ज़्यादा टीम वर्क और कॉरपोरेशन की कमी की वजह से होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के किसी भी एरियाज में, यानी जहाँ इंडियंस काम करते हैं वहाँ टीम वर्क की कमी होती ही है। और यहाँ मेन प्रॉब्लम हमेशा यही निकलता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में यानी लागू करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे पास काम करने के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ और आइडियाज़ हैं, लेकिन हमारे बीच सिर्फ टीम वर्क की कमी है। इसके बाद आगे ऑथर लिखते हैं कि एक बार जब जापानीज लोग इंडिया में मारुति सुजुकी कार डेवलप करने के लिए आए थे, तब एक मजाक फैला कि एक इंडियन 10 जापानीज के बराबर है। यानी कि इंडियंस इंडिविजुअली बहुत ही स्मार्ट, कैपेबल और डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन जब बात आती है टीम स्पिरिट और कॉरपोरेशन की, तो 10 इंडियन एक जापानीज के बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो कि है हमारा क्रैब मेंटालिटी यानी कि अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे दूसरे लोग उसे नीचे खींच लेते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा एटीट्यूड कहाँ से आता है और हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज और हैंडल करें। जवाब ढूंढने पर पता चलता है कि इसमें हमारे कल्चरल बैकग्राउंड का बड़ा हाथ है। हमारे पुराने ज़माने में एक फ्यूडल और हायरार्चिकल सिस्टम होता था, जिसमें जो सीनियर होता था उसको सबसे ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था। लेकिन आज के समय में एक व्यक्ति को सब कुछ पता होना मुश्किल है। यानी आजकल के ज़माने में आप देखेंगे कि एक यंग कंप्यूटर ट्रेन पर्सन एक सीनियर अकाउंटेंट से ज़्यादा आंसर दे सकता है। इसीलिए अब हमें इस डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को कैसे बेहतर तरीके से लेवरेज करना है, ये समझना होगा हमें। तभी हम सही तरह के टीम क्रिएट कर पाएंगे और इनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे। तो चलो, यूनिट 2 में ऑथर कह रहे हैं कि जब मैं जवान था तब मैं रॉकवेल इंटरनेशनल के लिए एक एग्जीक्यूटिव सेमिनार अटेंड किया था, जहां लगभग कंपनी के 25 सीनियर एग्जीक्यूटिव एक हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए थे। 25 सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि एक सेमिनार में 25 ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे जो अपनी कंपनी में हाइगर और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पर काम करते हैं। ये लोग हाईली एक्सपीरियंसेस और रिस्पॉन्सिबल और सीनियर पोजीशन में काम करते हैं। ये लोग अक्सर कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इम्पोर्टेंट डिसीजन में शामिल होते हैं। तो 25 सीनियर एक ग्रुप बनाकर एक हफ्ते तक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और प्लानिंग के लिए एक सेमिनार में इकट्ठा हुए थे। तो 25 सीनियर एक ग्रुप बनाकर एक हफ्ते तक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और प्लानिंग के लिए सेमिनार में इकट्ठा हुए, और फिर शाम को हम 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते थे और हर एक ग्रुप में 5 लोग होते थे। और उस ग्रुप वर्कशॉप में कोई एक बंदा 5 लोगों को टास्क असाइन कराता था, जैसे कि तुम कॉफ़ी बनाओ, तुम नोट्स लो, तुम चेयरमैन बनो और तुम बोर्ड साफ करो। ऐसे ऐसे असाइन कराता था कोई एक बंदा। और फिर अगले दिन भी सेम इसी तरह से हर ग्रुप मेंबर के लिए अलग अलग ड्यूटीज़ होती थी। और कमाल की बात ये था कि कोई भी कभी भी ये नहीं कहता था कि मैंने 2 बार कॉफ़ी बनाया या पूरा दिन बोर्ड साफ किया, ऐसा कोई नहीं कहता था। फिर ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर यही चीज़ इंडिया में हो रहा होता तो लोग कहते मैं तो सीनियर सेक्रेटरी हूँ, मुझे कॉफ़ी क्यों बनानी चाहिए और तुम चेयरमैन क्यों बन रहे हो। ऐसे हायरार्ची हम इंडियंस के दिमाग में नेचुरली आता है। इसीलिए ग्रुप वर्क में हमें हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे तरह से समझना चाहिए, और वो भी हायरार्ची के बिना। इसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि एक अच्छे टीम प्लेयर बनाने का मतलब है
दूसरों की इज्जत करना, लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट को समझना और मदद के लिए हमेशा तैयार रहना और प्रॉब्लम्स को ईगोटिज्म या साइकोफेंसी यानी चमचागिरी के बिना सुलझाना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हमें समझना पड़ेगा कि डिसएग्री करने का हक है। मैं देखता हूँ कि इंडिया में लोग टोटल एग्रीमेंट पर फोकस करते हैं, जो कि हमेशा मुश्किल होता है। इंडिया में लोग काम शुरू करने से पहले चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाएं, लेकिन अक्सर हर किसी का विचार अलग अलग होता है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है। इसीलिए हमें लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। और वो कैसे होगा? वो ऐसे कि सभी लोगों को अपने विचार एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। ठीक है कहकर जो लोग एग्री करते हैं वो लोग तो अपना काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो लोग एग्री नहीं करते हैं उनके विचार को धीरे धीरे समझने का प्रयास किया जाए, यानी उन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश किया जाए। और अगर हम इसी तरीके से टीम में सभी का विचार को सुनेंगे तो फिर इजीली डिसाइड किया जा सकता है कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इससे टीम में सहयोग यानी कोलेब्रेशन भी बना रहेगा और हर किसी की राय यानी ओपिनियन का सिंपैथी भी बनी रहेगी। एक और चीज़ है जो कि टीम वर्क को नुकसान पहुंचाती है और वो है कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है तो तुम्हें खुला, साफ और ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छे टीम प्लेयर बन पाओगे। और बहुत से लोगों के हिडन एजेंडास होते हैं, वो कहते कुछ और हैं लेकिन उनका मतलब बिल्कुल उल्टा रहता है। और इसे मैं यानी ऑथर इसे मैं स्प्लिट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहता हूँ। जब आप वही करते हैं जो कह रहे हैं और वही समझते हैं जो आप कह रहे हैं तो टीम वर्क में भरोसा बना रहता है और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होती है। ये एक अच्छे इथिक वर्ड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यूनिट 2 कंप्लीट। अब हम यूनिट 3 की ओर प्रस्थान करेंगे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक छोटा सा कंपनी था जिसमें मैं काम करता था। उस कंपनी का नाम सी डॉट है और ये छोटा सा कंपनी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 400 लोग काम करते हैं। तो इस कंपनी में अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता था तो मैं उन्हें एक जनरल मीटिंग में सीधे सीधे उनके चेहरे पर बता देता था। लेकिन एम्प्लॉयज़ ने कहा कि ये तो सरासर बेइज्जती है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें अलग से बताना चाहिए कि वे क्यों इतना इनएफिशिएंट हैं। लेकिन आज की दुनिया में हर बार ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर मैं समझा कि अगर कोई काम में गलती करता है तो उसे जनरल मीटिंग में क्रिटिसाइज़ करके उसकी गलतियों से सबको सिखा सकते हैं। और तब मुझे पता चला कि इंडियंस आइडिया और इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि अगर आप किसी को कह दोगे कि उसका आइडिया अच्छा नहीं है तो वो पर्सनली हर्ट फील करता है और समझता है कि उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास हर समय कोई अच्छा आइडिया हो। यानी मेरे आइडिया से डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं कि आप मुझ में कोई कमी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी है कि वो समय समय पर फर्म के साइकोलॉजिकल हेल्थ का रिपोर्ट निकालते रहे, जैसे कि टीम के लोग कैसे फील कर रहे हैं, क्या वो स्टेबल है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है, कंफर्टेबल है। इन सब का समय समय में रिपोर्ट निकालना चाहिए क्योंकि टीम को सक्सेस होने के लिए ये सब एक इम्पोर्टेंट कीज ऑफ एलिमेंट है। इसके अलावा बॉस को अपने सबऑर्डिनेट से क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल फील करना ज़रूरी है और इसके लिए उसका सेल्फ स्टीम यानी आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर कोई बॉस चाहता है कि उसके टीम मेंबर उसकी तरफ से दी गई क्रिटिसिज्म को सही तौर पर एक्सेप्ट करें तो उसको अपने आप को मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करना चाहिए। और अगर बॉस का आत्मविश्वास मजबूत होगा तो उन्हें अपने काम में होने वाले सजेशन और क्रिटिसिज्म को समझने में आसानी होगी और सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से काम करते वक्त किसी बुरे बात को पर्सनली नहीं लेंगे। यानी बॉस को अपने काम में सुधार लाने के लिए खुला इंसान यानी ओपन माइंडेड इंसान रहना चाहिए, जिसमें सेल्फ स्टीम यानी आत्मविश्वास बॉस और टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदद करेगा। इसके बाद एक और बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में और वो ये है फिजिकल और मेंटल वर्कर के बीच में रेस्पेक्टेबिलिटी में अंतर होना। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये टीम परफॉर्मेंस को सीरियसली इफेक्ट करता है। मेरा एक ड्राइवर था जिसका नाम राम था। उसे मैंने दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर समझा। वो हमेशा कार में इंटर और एग्जिट करते वक्त मेरे लिए दरवाज़ा खोलता था। फिर पहले कुछ दिनों में मैंने उसे कहा कि राम भाई, तुम्हें मेरे लिए दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर मेरा हाथ ना रहे तो ऐसा कर सकते हो। ये बोलते ही राम ऑलमोस्ट रोने लगा और उसने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो मेरा काम है सर। फिर मैंने उसे बताया कि राम भाई,
मैं तुम्हें सिर्फ एक ड्राइवर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। फिर उसने कहा कि सर मैं तो सिर्फ एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहता हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि जब भी तुम ड्राइव नहीं कर रहे होते हो तब तुम मेरे ऑफिस में आओ और ऑफिस वर्क में थोड़ा हेल्प कर दिया करो। काम बहुत सिंपल था, जैसे कि कॉपीज़ बनाएं, पेपर फाइल करें, फैक्सेस सेंड करें, फ़ोन कॉल रिसीव करें या बस ऑफिस में बैठकर कुछ पढ़े। यानी मैंने उसे कहा कि कार में मेरा वेट करने के बजाय मेरा ऑफिस काम में कुछ हेल्प कर दे बस। तो ये था यूनिट 3। अब हम इस चैप्टर का लास्ट यूनिट यानी यूनिट 4 को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो यूनिट 4 में ऑथर कह रहे हैं कि काम की टास्क को अलग अलग बनाए रखना किसी वर्कर की सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। यानी कि जब किसी वर्कर को अलग अलग प्रकार के काम दिया जाता है तो वर्कर का सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे टीम प्लेयर बनने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ ऑथर ने यह भी मेंशन किया है कि एक अच्छे टीम प्लेयर बनने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि लोग सेकंड फीडर यानी लोअर इम्पोर्टेंट रोल वाले काम में दिखाई देने से बचना चाहते हैं। यानी सिंपली बोलूँ तो जिस काम में वैल्यू नहीं वो काम लोग करना नहीं चाहते। इसके अलावा इस यूनिट में डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया गया है, जिसमें अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन, एथनिसिटीज़ और भी बहुत सारे कास्ट ग्रुप शामिल हैं। लेकिन अगर एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है तो लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट, कास्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट को साइड में रखना होगा। यानी लोगों को कास्ट, रिलीजन को साइड में रखकर साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा टीम बनता है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी हाईलाइट किया है कि किसी को एज यानी उम्र के बेसिस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। इसके बाद आगे ऑथर ने लिखा है कि यूएस कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के मैनेजर्स को बताया गया है कि इंडियंस और आसियान लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा इनकरेजमेंट और रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी लोअर सेल्फ स्टीम होती है। यानी इंडियंस और आसियान लोगों में सेल्फ स्टीम यानी आत्मविश्वास की कमी होती है। इसीलिए यूएस कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के मैनेजर को बताया गया है कि इंडियंस और आसियान लोगों को ज़्यादा रिकॉग्निशन और इनकरेजमेंट यानी सपोर्ट दिया जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बना रहे। इसके अलावा टीम वर्क में फंडामेंटल इशू को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट, ओपननेस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन जैसे चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। विलिंगनेस टू डिसएग्री, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और रिकॉग्निशन ऑफ द लार्जर गोल ऑफ द टीम, यानी टीम के गोल्स को भी समझना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट में ऑथर ने बताया है कि काम का प्रेशर को डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो कि प्रेशर वही चीज़ है जो कोयला के टुकड़े को डायमंड बनाने में मदद करता है। यानी कि जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हैं तो वो हमारे ऊपर दबाव डालता है, लेकिन इस दबाव यानी प्रेशर से ही हम अपने पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल की हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन एटम क्रिस्टलाइज होकर डायमंड बन जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी नहीं समझे तो टिणिनंग रे टिणंग, गोरजी घुमरी बजला बोजा।